कौन इंट्रोड्यूस कराएगा या मैंने खुद ही इंट्रोड्यूस कराना है? हम कराएंगे सर, हम कराएंगे। Now we have with our guest Shri Om Prakash Dhankad ji, former cabinet minister of Haryana government, and I will request Ankit or Nitin to start the inaugural address. So hi everyone, I Nitin Bansal along with CM Madhur Bansal ji and Ankit Kaptan Bhirdana ji welcomes you all in this webinar on the topic roadmap of Haryana government post COVID-19. So first of all sir, I would like to thank OP Dhankad sir, former cabinet minister, government of Haryana, for giving his precious time from his busy schedule. It's an honor for all of us that you are among us with today. Now I would like to invite Shri Dhankad sir to enlighten us with his words and learning. Sir, please. सबको नमस्कार। मुझे लगता है कि आवाज पूरी आ रही है। हाँ जी सर, you are audible sir. हाँ, क्योंकि इसमें ये भी एक इश्यू रहता है। हाँ जी सर, रहता है। You are audible. जी जी जी, थैंक यू। मैं पिछली सरकार में 5 मंत्रालय मेरे पास थे, पंचायत, खेती, पशुपालन, फिशरीज और माइन। तो उससे पहले मैं किसान मोर्चा का देश भर का राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2 बार, और उससे पहले पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। मित्रों, ये जो एक एरा है, इस एरा को दुनिया के किसी भी देश ने या पूरी दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं झेला। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में से हम गुजर रहे हैं, जो स्थिति की चर्चा 1918 के आसपास की, वो भी अलग अलग हिस्सों की करते हैं, कभी कभी किसी हिस्से की, कभी किसी हिस्से की। पूरी दुनिया में इस प्रकार की आपदा ये पहली बार एक साथ आई है, जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं, सब उसको झेल रहे हैं, और इसके बाद की दुनिया के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार की होगी। निश्चित रूप से बहुत सारे डूज एंड डोंट के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम इस बारे में सब लोग अनिश्चित हैं कि ये बीमारी किस रास्ते से जाएगी, किसी एक पट्टी में से निकलकर रुकेगी, या पूरी दुनिया के सब लोगों में से होके जाएगी, या वैक्सीन बन जाएगा और हम सब आराम से बच जाएंगे, बाकी बहुत सारे लोग। ये सारे तीनों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमारे देश ने इसको संभालने का काम किया है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी का पर जो लोगों का भरोसा है, जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन किया, लोगों ने माना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण से हम उस प्रकार का विस्तार नहीं पा पाए जैसा अमेरिका या यूरोपियन देशों में हुआ, उन्होंने इसको झेला। अब विषय जब सब जगह से आ रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हरियाणा के 22 जिलों के साथ साथ आजकल मध्य प्रदेश का भी काम मुझे पार्टी ने दिया हुआ है, उनके 15 जिलों से भी डेली इंटरेक्शन करता हूँ, और उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो जो ध्यान में आ रही हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं कृषि मंत्री रहा हूं, तो सबसे बुरी हालत इस समय जो फूलों की खेती करते हैं उन किसानों की हुई है, और उनके फूल बिल्कुल भी नहीं बिक रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा उत्सव नहीं हो रहा है जिसमें फूलों की आवश्यकता पड़े। सब देवालय भी बंद है, और सभी सामाजिक समारोह भी बंद है, नेताओं के दौरे भी बंद है, तो जहाँ भी फूलों का उपयोग होता था वो सब फूलों का उपयोग बंद है। पूरी हालत उनकी हुई है। दूसरी सिचुएशन किसानों में जो तकलीफ की आई है, वो आई है बड़ी संख्या में जो सब्जी वाले हैं, जिनकी एसेस मार्केट तक थी, उनको अच्छा लाभ भी हुआ है और वो मार्केट तक अपनी पहुंचा पाए हैं। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना, जो किसी प्रकार की परमिशन लिए बिना, जो किसी प्रकार के रास्ते ढूंढे बगैर जो लोग बाजारों तक नहीं पहुंच सके, उनको अपनी सब्जियां भी बहुत बड़ी मात्रा में, आप ऐसे वीडियोज भी देख रहे होंगे, अपनी सब्जियों को किसानों को नष्ट करना पड़ा है, और ऐसे किसानों को भी काफी तकलीफ हुई है। ऐसे ही फलों के किसानों को भी काफी मात्रा में तकलीफ हुई है। तो एक किसानों का वर्ग ऐसा है जो इस समय पीड़ित रहा है। एक और तकलीफ किसानों को इस समय हुई, जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था, इसी समय क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस होने थे, और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस भी जितनी मुस्तैदी के साथ इस समय होने चाहिए थे, क्योंकि बीमे का पैसा किसानों को उसी से मिलता है, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस से। हर गांव में जाकर 4 जगह फसल का नमूना लेती हैं कंपनियां, और विभाग के अधिकारी जाकर उसी के आधार पर तय करते हैं कि फसल कम हुई या ज्यादा हुई, और वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस जो है वो उतनी मात्रा में नहीं हो सके हैं, जिसके कारण से बीमे का पैसा कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चलेगा। तो इसका भी नुकसान किसान भाइयों को हुआ है। मैं बधाई दूंगा सभी राज्य सरकारों को। अभी जो रबी की फसल आई है, सभी राज्य सरकारें उसकी परचेज कर रही हैं।
उन्होंने सेंटर भी बढ़ाए हैं। हरियाणा में भी पहले लगभग 400 सेंटर पर खरीद होती थी, अभी लगभग 2000 सेंटर पर खरीद हो रही है। और एक बात उसमें अच्छी भी और भी हुई है कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दिया जा रहा है, पहले आढ़ती के थ्रू दिया जाता था। एक नया स्टेप इस कोरोना पीरियड में हरियाणा सरकार ने लिया है, ये और भी बेहतरी की बात है। तो प्रोक्योरमेंट में, अनाज की प्रोक्योरमेंट में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ रही है, वो एक अच्छी बात हुई है। जहां तक अगले रास्ते की बात है, तो खेती के सभी कामों को सरकार ने कोरोना पीरियड में भी सुविधा दी। सभी राज्यों ने कंबाइन मशीनों को आने जाने में, बड़ी जो मशीनें कटाई की होती हैं उनको आने जाने में, उनके सामान, उनकी दुकानें खुलने में, उसमें किसी भी प्रकार की जो है कठिनाई नहीं आने दी। लेकिन एक कठिनाई इस बार बड़ी संख्या में आई, और वो आई लेबर के कारण से। जैसे हरियाणा का ही मुझे आंकड़ा बताना हो तो 4.5 लाख लेबर हमारे यहाँ आती है, और जो है इस समय बहुत सारी पहले चली गई थी, और जो रह भी रही थी वो भी एक तरह से क्वारंटाइन थी, उसका काम करने का मन नहीं था। तो इस समय जो लोकल लेबर से ही सारा का सारा काम हुआ है, और किसानों को खुद भी करना पड़ा है। मैं थोड़ा हंसी में भी कहा कि किसानों के भी पेट थोड़े मोटे मोटे हो गए हैं, उनको जो लावणी करनी पड़ी इस बार उकड़ू बैठकर उसमें कठिनाई काफी हुई है। और मंडियों में मैं भी देख रहा हूँ, इस बार मंडियों का बहुत प्रेशर, मेरे पास भी सैकड़ों फोन आए हैं कि मंडी में बाहर की लेबर आती थी सारी, सबने प्रेशर किया कि लेबर को आने दीजिए, लेकिन ये कहा भी लेबर अब नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि लेबर के साथ खतरा आ सकता है, बाहर के राज्यों की लेबर को अलाउ नहीं कर सकते। तो कुछ खुद लोगों को काफी सारे काम अपने खुद करने पड़े हैं। अभी जो समय बीच में जाएगा, जो गर्मी का समय है, इसमें सामान्यतः किसान फसल नहीं लेता है, बारिश आने के बाद फसल लेता है। इस समय केवल चारे की फसलें उगाते हैं और उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है। तो मई जून में कोई उस प्रकार की कठिनाई मुझे नहीं लगता किसानों की दृष्टि से कोई आने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमको बदलनी पड़ेगी। आप बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, हमको पैकेजिंग बदलनी पड़ेगी सब्जियों के लिए। अभी तक जैसे बेचते थे, खरीदते थे, वैसे नहीं चलेगा। हमको कुछ पैकिंग मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, जिस पैकेट मटेरियल में हम ये कह सकें कि इसमें ये सेफेस्ट है, जिसकी आयु भी बढ़ाने वाला हो और कोरोना जैसे किसी प्रकार के कीटाणुओं से भी बचाने वाला हो, और आराम से जिसकी होम डिलीवरी हो सके, जो जमीन पर डालकर, कहीं भी खरीद कर, टोकरे में रख के, खुद जो छांटते थे हम जाकर अपनी मर्जी से, मुझे ये करेला उठाना है, ये टिंडा उठाना है, उसको बदलना पड़ेगा। पैकिंग में लेनी पड़ेगी, पैकिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी का करना पड़ेगा, ब्रांडेड उसमें से चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। एक तो ये हमको जो है पैकिंग और उसकी जो चेन है, कोल्ड चेन है, ट्रांसपोर्टेशन की चेन है, मैं स्वरूप बदल रहा है। मैं आजकल गुड़गांव की एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो पहले यही लोकल जो सब्जी की दुकान थी सब उससे खरीदते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब लोकल सब्जी की दुकान की बजाय 6-7 लोग आते हैं जो किसी टम्पो में रखकर सब्जियां यहाँ देकर जाते हैं। तो ये अपने आप स्वरूप चेंज हो रहा है, लेकिन अभी क्वालिटी वो नहीं आई है। अभी थैली की कोई पैकिंग लेकर आया हुआ है, कोई और लेके आया है। दुनिया के और देशों में जिस तरह से बहुत अच्छी पैकिंग में सब्जियां और फ्रूट बिकते हैं, तो हमको उसका बदलाव जो है करना पड़ेगा। जैसे पहले कुछ विज्ञापन हम देखते थे, आते थे कि भाई इसमें रखने से इसका पेस्टिसाइड खत्म हो जाता है, और इसको सब्जियों को इस प्रकार से यहाँ रखिए, यहाँ धोइए। आने वाले समय में हमको ये करना पड़ेगा कि इसके रखने से ये वायरस फ्री हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीजें और नई आने वाली हैं जो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि शायद 1 साल से ज्यादा समय भी जा सकता है कि हम सबको मास्क लगाने ही पड़ेंगे। सैनिटाइजर इतनी बड़ी मात्रा में हमको चाहिएगा कि हर एक की जेब में रहेगा। कोई भी व्यक्ति शायद ऐसी यात्रा नहीं करे जो अपनी जेब में सैनिटाइजर ना रखे और जहां भी टच करे। मुझे लगता है कि आदत और भी बनेगी हम सब की, कि हमारी जेब में कागज के छोटे छोटे अखबार के पुराने टुकड़े होंगे, किसी की घंटी बजानी होगी या किसी का दरवाजा खटखटाना होगा तो हम शायद सीधे नहीं खटखटाएंगे। ऐसी बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में ये सब लेकर आने वाले। अब जितनी भी अभी तक जो एक्टिविटी चलती थी, उन एक्टिविटीज पर किसी भी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। आपने अपना घर बनाना है, शुरू कर दिया। अब अगर आपको घर बनाना है तो प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दुकान खोलनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की लेबर का उपयोग करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एकदम 100% एक्टिविटी ओपन होंगी ऐसा नहीं है। हमारी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता 10%, 20%, 30%, 40%, 50% फेजिज में ओपन होंगी, और सरकार ऐसे ही फेजिज में उनको अनुमति देगी कि आज ये एक्टिविटी खोल रहे हैं, अब ये एक्टिविटी खोल रहे हैं, अब ये एक्टिविटी खोल रहे हैं, और हर एक्टिविटी के लिए
परमिशन चाहिएगी कि इतने लोगों की इस तरह की परमिशन आपने ले ली है। चैलेंजेस जो इस समय के मैं देख रहा हूँ, सरकारों के सामने जो चैलेंज देख रहा हूँ, पहला चैलेंज आया विद्यार्थियों का। उत्तर प्रदेश ने निकालना शुरू किया, अन्य राज्यों ने निकालना शुरू किया, कोटा के विद्यार्थी निकाले। अब चैलेंज है कि सब जगह से निकालो, केवल कोटा क्यों, खाली कोटा क्यों, बाकी राज्यों के दूसरे शहरों में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो वो चैलेंज सरकारों के पास है। दूसरा बड़ा चैलेंज सरकारों के सामने आया मजदूर। अब हर जिले से हजारों मजदूर बाहर हैं, जो जिले गरीब जिले हैं और जो संपन्न जिले हैं उनमें काम करते हैं, और एक एक महीने से वहां क्वारंटाइन करके रखे, पैसा दिया, सरकारों ने खाना खिलाया, जो भी किया, लेकिन अब सब पर प्रेशर है कि उनको वापस लाया जाए। और सब मेरे पास आज ही मुझे इटारसी से लोग बुलाने के लिए मेरे पास अभी रिक्वेस्ट है, दुर्गापुर बंगाल से बुलाने के लिए अभी रिक्वेस्ट है, बिहार से बुलाने के लिए अभी रिक्वेस्ट है। आपके जूम से हटके मैं वहाँ के प्रतिनिधियों से बातें करने वाला हूँ। कल गुजरात से कुछ लोगों को निकालने के लिए रिक्वेस्ट थी। ये लगातार आज एक दुखद दुर्घटना हो गई अभी उज्जैन का। मुझे वहाँ के सीएमओ से फोन था, क्योंकि मैंने कहा मध्य प्रदेश को टच करता हूँ, तो जैसलमेर से आने वाले कोई मजदूर उज्जैन के पास जो है 4 मजदूर मर गए हैं। कोई ट्रक लेके आया था, उनको छोड़ गया, वो वहीं सो गए, उनको कुचल दिया। तो ये कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो प्रेशर बढ़ रहा है, लेबर जो बाहर है उसको लाने का और फील्ड जो बाहर है उसको लाने का। लेकिन अब जो लेबर का अगला जो माइग्रेशन शुरू होगा, वो माइग्रेशन जिस तरह का फ्री माइग्रेशन था उतना फ्री माइग्रेशन नहीं होगा। हर राज्य में उसका पंजीकरण होगा, आने वाले का पंजीकरण भी होगा, जहां से आ रहा है वहां भी पंजीकरण होगा कि कौन सी लेबर हमारी कहाँ जा रही है, कौन सी लेबर कहाँ काम कर रही है। अभी एक और बात जो तुरंत अभी मैंने थोड़ी देर पहले सरकार को कही है, वो ये है कि अभी जैसे जो 1 महीने से लोग घर से दूर रह रहे थे, अभी अपने जिले में गए हैं, तो फिर कह रहे हैं कि उनको 14 दिन के लिए बाहर रख दो, तो कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिक हालत उसी से खराब है। उनका आप टेस्ट करो, 2 दिन में बताओ, 2 दिन तो रुक जाएंगे। आप कोरोना टेस्ट करके उनको घर भेजिए तुरंत। मेडिकल फैसिलिटीज पर बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश से मेरे लिए पास एक फोन था, गुड़गांव में कोई पेशेंट था जिसका लीवर चेंज हुआ, लीवर की हालत ठीक है लेकिन कोरोना हो गया। अब कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसको अपने कोरोना से ज्यादा अपने लीवर की चिंता है कि मैं ऐसी जगह पर रहूं जहाँ लीवर ठीक रहे। लेकिन सब अस्पतालों के सामान्य कोरोना पीड़ितों के लिए हॉस्पिटल्स बंद हैं। कुछ खास हॉस्पिटल्स खुले हैं जो केवल कोरोना पीड़ितों के लिए हैं। अब उसकी बाकी चीजों की संभाल नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसे नए चैलेंज हर क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, चाहे मेडिकल सेक्टर है, चाहे इकोनॉमी के बाकी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर है, चाहे मार्केटिंग का सेक्टर है। हर सेक्टर के लिए एक नए चैलेंज खड़े हो गए। ड्यूटीज सबकी बढ़ रही है, प्रिकॉशंस लेना बढ़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, कल किसी ने एक मजाक कर रखा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, पहले बच्चों को कहते थे मोबाइल से दूर रहो, अब कहते हैं मोबाइल पर पढ़ो। पूरा 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 बदल गया है। ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग हो रही हैं। सारा का सारा आजकल कोई ऑफिसर ये नहीं कहता मीटिंग में हूँ, वो उसको फोन करते तो कहता सब वीसी में हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो सारा का सारा स्वरूप जो है वो सोसाइटी का चेंज हो रहा है, और उस बदले हुए स्वरूप के साथ हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ तो खुद सजग हो रहे हैं। मैंने पिछले 2 दिन पहले सर्वे किया था कि सोसाइटी में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का स्वभाव कितना आ गया है। सब लोगों ने कहा 70-80% लोग इसका खुद पालन करने लगे। सुबह सुबह मेरी एक पत्रकार हैं खास करके, बड़े पत्रकार हैं, नेशनल कोरेस्पोंडेंट हैं, वो उसी बात को दोहरा रहे थे हरियाणवी में, जो सलमान खान ने कही थी, जो डर गया सो बच गया। तो उस समय मैंने कहा कि हर इमोशन काम की है, हर इमोशन काम की है, किस इमोशन को कब इस्तेमाल किया जाए, इसी में विवेक है, इसी में बुद्धिमता है। जहाँ ये चैलेंज है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। लोगों ने मास्क में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने पीपी सूट में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने सैनिटाइजर सब शराब की फैक्ट्री में बनाने शुरू कर दिए, शराब बंद है तो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना कि इस समय हम कितने, मैंने कहा नए सब्जी वाले मेरे मोहल्ले में आने लगे हैं। अनेक लोगों ने इस समय को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है। आप सब जो है आर्थिक विषयों पे मेरे से बेहतर सोचते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके मन में भी बहुत सारे सुझाव आ रहे होंगे कि और इस चैलेंजिंग टाइम में क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी नई आर्थिक गतिविधियां किस किस रूप में शुरू हो रही हैं।
तो आप उसको भेजेंगे तो सरकार के योग्य व्यक्तियों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के मैं को संदेश भेजने में सक्षम हूँ। अच्छे से लाइव टच में रहता हूँ, तो आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने में कि कौन कौन सी नई और अच्छी बातें हो सकती हैं तो वहां तक भेजेंगे। मैं ऐसे सरकारी काम तो किए ही हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति तो हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा जो चिंतन है वो दर्शन और अध्यात्म में भी काफी रहता है। मेरा एक फेसबुक पेज है @dhankar.op, उस पर मैं रोजाना शाम को कई सारे विषयों पर आजकल चर्चा कर रहा हूँ। एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ईगो मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे विषयों पर मेरे वीडियो, लाइव वीडियो वहां पर जमा है। आप चाहें तो कभी भी उनसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मेरी एक इमोशनल मैनेजमेंट पर एक लाइव, वो क्या कहते हैं, पुरानी एक वो पड़ी हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग 41 मिनट की, उसको भी आप सुन सकते हैं। इन दिनों में काफी काम आएगी ये समय, क्योंकि अधिक जानकारी लेने का और उस जानकारी को अभ्यास में लाने के लिए अच्छा समय। आपके कोई सवाल हैं, आपके मन में कुछ मेरे से चर्चा करने की बातें आ रही है तो पूछिए। सर आपने काफी अहम बातें रखी हमारे सामने, जैसे मैं एम आई ऑडिबल मधुर भाई? हाँ सुन रहा है मुझे नितिन, सुन पा रहे हो मेरे को आप मधुर भाई? हाँ सुन रहे हैं नितिन, बोल। हाँ जी सर, आपने सर काफी अहम बातें बताई हैं। सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं आरईडी स्कूल में था सर, आपने मेरे को पर्सनली आके अवार्ड भी दिया था। यू विजिटेड आवर स्कूल एंड यू वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सो सर वो भी दैट वाज वेरी काइंड ऑफ यू। सर आपने मेरे को अवार्डेड मी काफी। सर आपने सरकार में रहते हुए भी किसानों के लिए काफी कुछ आपने सर योगदान दिया है, जो एक काफी सराहनीय है सर। सर मेरे पास भी कुछ सजेशन है सर, स्टार्टिंग विद सर, जैसे लाइक हरियाणा एज अ पार्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल, वी कैन राइट ऑफिशियली टू काउंसिल to exempt medical equipments like mask, sanitizers, so as to make this corona fight GST free. हम सर ऑफिशियली लिख सकते हैं जीएसटी काउंसिल को अभी राइट नाउ। आपका सुझाव नितिन बहुत अच्छा है। मैंने भी 1 लाख किसानों को सैनिटाइजर बांटा है, 200 की बजाय 236 रुपए लीटर के हिसाब से जो है लेना पड़ा है। चीनी मिल पानीपत को भुगतान किया है 18% का, मुझे भी। हाँ सर, फिर तो सर आप इस स्लैम में फंस चुके हो, तो सर एक आम आदमी के लिए सर आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है। तो सर आप ऑफिशियली सर मैं चाहूंगा आपसे कि आप मैं लिखता हूँ, आज लिखता हूँ। हाँ जी। और सर सेकेंडली हमें सर स्मॉल इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को भी सर बचाना है, हमें उनको बेनिफिट्स पहुंचाने हैं। रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रिडक्शन इन टैक्सेस, कंप्लायंसेस बर्डन, ताकि वो अपना बिजनेस एक दोबारा, बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं चीजें, एक दोबारा रिवाइव करने में उनको एक बहुत ही मदद मिले। तो सर इसमें भी सरकार की काफी अहम भूमिका रहेगी। उसके लिए सर आप उसके अलावा सर एक सजेशन, आप सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अभी सर मंडियों में अभी काफी मेरी किसानों से बात हो रही है, तो सर अभी उस रेट पे बाइंग रेट नहीं है। गेहूं पड़ा है खेतों में, ऊपर से बारिश आ रही है, तो सर काफी किसानों के साथ अभी थोड़ी बहुत काफी सरकार ने काफी मदद पहुंची, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें हैं सर। तो उसमें भी आपका मैं एक चाहूंगा कि आप उसमें एक अहम नितिन आपकी जानकारी सरकार एक है और भारत सरकार करती है, उस पर खरीदती है, और सरकार को गेहूं खरीदने से नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। सरकार को 4% पैसा मिलता है। जितना ज्यादा गेहूं हम खरीद पाएंगे उतनी हरियाणा सरकार की भी आमदनी होती है। सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, इसलिए गेहूं की खरीद में कभी कठिनाई नहीं आती, चाहे कितना ही आ जाए। इसकी जानकारी सर वो हरियाणा सरकार हमसे ज्यादा है, तो हाँ हरियाणा सरकार को भी फायदा होता है इससे। बहुत सारी कमाई कर लेते हैं, हमारी कई सारी जो है ना, हमारे बोर्ड चलते रहते हैं इससे। So there's a question that I'd like to ask. मेरा क्वेश्चन है पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड, जो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इनैक्ट करी थी। तो सर इस स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे टोटल बेनिफिशियरीज जो है वो है 14 करोड़ 50 लाख के आसपास, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 87 मिलियन, जो कि 8 करोड़ 70 लाख लोगों की ही हुई है, जिसका मतलब है सिर्फ 60% रजिस्ट्रेशन हुई है अभी तक। डेटा इज अकॉर्डिंग टू दी यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रीज वेबसाइट। ऐसा है अंकित जी कि इस सारे में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह का व्यवहार किया। जैसे आयुष्मान योजना को केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया,
बहुत सारे राज्यों ने बिल्कुल तत्परता नहीं दिखाई। हरियाणा राज्य ने बहुत तेजी से तत्परता दिखाई और हमारे पहले 14 लाख किसान थे, फिर 19 लाख किसानों तक जाना था जब 5 एकड़ की शर्त हट गई, और हम इसमें सबसे अच्छे रहे। अभी जो भी जिस राज्य अपनी अपनी राजनीति के कारण भी कई बार तत्परता नहीं दिखाते कि चुनाव आ रहा था, सिर्फ प्रधानमंत्री का पैसा चला जाएगा, कहीं बीजेपी को बेनिफिट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इसको लगातार मॉनिटर करती है और लगातार इस प्रकार का राज्य सरकारों से आग्रह करती है। किसानों को रजिस्टर करके देना ये राज्य सरकारों के हाथ में है और पैसा पहुंचाना केंद्र सरकार के हाथ में है। तो जिन जिन राज्यों का आपके पास डाटा होगा, मिल जाएगा वैसे ऑनलाइन, ये जिन राज्यों का कम है उन राज्यों से भी हम लोग भी आग्रह करें। मैं तोमर जी से भी बात करूँ। हाँ जी सर, मैंने पढ़ा था कि जैसे वेस्ट बंगाल के भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था, तो वो भी मैं रीजंस जानने के लिए ही आपके सामने क्वेश्चन पुट अप किया था। सर मेरा एक सवाल था सर, मैं जो पूछना था। जी जी मधुर जी। सर एक जो अब सबका फोकस है कि चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होकर अब इंडिया में आए जी, और उसमें सर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अपनी अपनी भूमिका है। जैसे यूपी में योगी जी ने जो सुनने में आ रहा है कि अपने ऑफिशियल्स को और अपने अधिकारियों को ये बोला है कि भाई कोई एक फेवरेबल स्कीम या इस तरीके से कुछ रेडी किया जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज यूपी में आए। तो इस तरीके से कुछ हरियाणा गवर्नमेंट की भी हमारे सामने कुछ पॉलिसी या प्लान आने वाला है कि जिससे कुछ इंडस्ट्रीज को हम हरियाणा में ला सकें। हाँ, ये देखो कहने में बहुत सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी अपने देश में से मेरा क्या और तेरा क्या में से बाहर नहीं आ पाए, और उसमें से पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक, बहुत बांडा को और को बाद में तो फेल हो गया, उसको कई लोगों को लाने लग रहे थे तब भी, फिर वो बीच में ही रह गया था। तो हमारी बहुत सारी अभी सिस्टम की ऐसी बाधाएं हैं जैसे चाइना जैसा नहीं हो सकता है। चाइना में सिस्टम की बाधाएं नहीं है, चाइना में सिस्टम का लठ है। और यहाँ सिस्टम की इतनी बाधाएं कि एक टेबल का आदमी भी आपको कितने दिन तक रोके रख सकता है। 15 साल से हमारी गन्नौर की मंडी नहीं बन रही है, और मुझे इस बात की तकलीफ है कि 5 साल मैं भी बीच में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह गया। आते आते मैंने उसमें एक एसपीवी बनवाया, स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक एमडी बैठाए मिस्टर जेएस यादव जी हमारे जज्जर जिले के। लेकिन इतने समय तक लेट क्यों होना? एक 600 एकड़ की सब्जी मंडी जो है अटकी पड़ी हुई है। इसलिए बहुत सारी बाधाएं हमारे सिस्टम की हैं। हमारे सिस्टम में हर टेबल पर एक पावर है, उस टेबल की पावर की अपनी एक सक्षमता और असक्षमता भी है। ये सब मुझे साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और वो चीजों को जहां करने में जितनी ताकत लगाते हैं उतनी कई बार रुकने में भी लगती है। इसलिए चाइना का मॉडल और भारत के मॉडल में वो बहुत अंतर है। चाइना का तो क्या है कि उन्होंने कोई स्टेडियम बनाना है, एक दिन घोषणा करेंगे, कल सबको खाली करा देंगे। तो इसलिए यहाँ उस प्रकार से नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी के कारण से, या हमारे जो सिस्टम सारा बना हुआ है, केवल डेमोक्रेसी के दोष नहीं देना, सिस्टम की जो कमियां हैं उसके कारण से हम थोड़ा आहिस्ता कर पाते हैं चीजों को, और यहाँ कर लेना भी बहुत बड़ी कुशलता की बात है। मुझे लगता है भारत में जो कामयाब हो सकता है दुनिया में कहीं भी कामयाब हो सकता है। हमसे ज्यादा बाधाएं और कहीं ना। सर एक और पॉइंट है सर मेरा, जैसे अभी सर आपको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जैसे कि कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक सर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के पुलिस वालों डॉक्टर्स के लिए है। तो अभी सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया अभी 2 दिन पहले की जो 55 साल से ऊपर कोरोना वॉरियर्स है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हेल्थ केयर, उन सबको सर आउट ऑफ ड्यूटी कर दिया सो एज टू सेव देम एज वेल। तो सर हमें भी हरियाणा सरकार में ये बात रखनी चाहिए सर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कि हम उन पुलिस वालों को और हेल्थ कर्मियों को जो 60 से ऊपर है 55 से ऊपर है। नितिन पूरे हरियाणा पूरे देश में सबसे योग्य चल रहा है। पता नहीं हरियाणा भी क्या खाते हैं, यहाँ नहीं मर रहे ज्यादा, जो है यहाँ बिल्कुल ज्यादा ठीक ठाक है। यहाँ ठीक होने वालों की रेशो सबसे अधिक है, और हमारे बुड्ढे भी बड़े कड़कड़े हैं, चिंता ना करो आप। डॉक्टर वैसे ही कम है डॉक्टर वैसे ही कम है, मैं लगा रहता हूँ। अब इनको अंकित भैया को मालूम है, आपको भी जानकारी होगी कि 32 मंडियां चल रही हैं, सब में हम सैनिटाइजर बांट रहे हैं। 1 महीने तक घर से खाना देते रहे। मैं डायबिटिक भी हूँ, 59 साल का हूँ, दोनों तरह का डंडा लोग मुझे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं रुक भी नहीं रहा हूँ। लेकिन अपना ध्यान रखना, इसलिए हरियाणा वाले जो जैसे हैं उसमें से काफी अच्छे लेवल पर हैं। मेडिकल फैसिलिटीज अभी और अच्छी होने की जरूरत है, और उस नाते से जितनी उसमें मैं कहूंगा कि 100 गुना अंतर आएगा कोरोना के बाद मेडिकल फैसिलिटीज में। या वेंटिलेटर तक नहीं थे इस देश में, वो गन नहीं थी जिससे टेम्परेचर लिया जा सके, एक एक जिले में एक एक गन नहीं थी, पीपी सूट नहीं थे, बहुत सारी फैसिलिटीज का अभाव था। बहुत पैसा अब मेडिकल पर लगेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरिश होगा मेडिकल का बिजनेस सिस्टम।
और बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हो रहा है और हमारे लोग बहुत ज्यादा ठीक हो रहे हैं और हाँ जी पूरे सर। देश की तुलना में हरियाणा सबसे बेस्ट है। और हमारे, मैंने कहा ना, हमारे बूढ़े भी तगड़े हैं, घी खाया हुआ है देसी, उनका हाँ चिंता जी सर, ना। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सर स्ट्रॉन्ग है, 70% रिकवरी रेट है सर। हमारे बीच में मीडिया से भी पर्सन है हमारे साथ, सोनू वाधवा जी। तो मैं चाचा जी जी से भी चाहूंगा, अगर उनको कोई सर से क्वेश्चन पुट अप करना है सर, आप अपनी वीडियो को अनम्यूट करके सर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सर, प्लीज। सोनू सर, सर अनम्यूट कर दीजिएगा सर, आपकी वीडियो अनम्यूट नहीं हुई है। चलो इतने, अगर और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, किसी 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 कोई हाँ, मन में है तो अगर और किसी का क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके और सर से आराम से पूछ सकता है। अगर किसी हरियाणा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, बेटर ये रहेगा उसमें। हेलो सर। सचिन जी सर हमारे बीच में है, सीए सचिन जी, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी जरूर 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 जरूर। सचिन जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में सर सिर्फ 300 के अराउंड केस है और पूरी इंडिया में मोर देन 30,000 केसेस आ गए, तो हरियाणा ने कौन सी अलग क्या पॉलिसीज करी? और इतना बड़ा स्टेट है हरियाणा, किस प्रकार से हमने कोरोना को मैनेज करा? इस संकट से किस प्रकार से हम जो है सर कोप अप करके अपने आप को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं? क्या पॉलिसी सर हमने अलग अच्छी अपनाई? देखिए, दो दो विषय हैं। एक विषय तो ये है कि भगवान की कृपा हम पे रही और हमारा जो मेगा पोलिस सिटी है गुड़गांव, वो बचा रह गया। इंदौर की तरह से, मुंबई की तरह से, दिल्ली की तरह से वैसा हब नहीं बना। दूसरा जो मैं बात, अभी जो हमको कठिनाई आ रही है, बाकी तो हम अच्छे रह गए, सजग हो गए, लॉकडाउन से हमको बेनिफिट हो गया। अभी जो हमको कठिनाई आ रही है, दिल्ली में जो पुलिस वाले हैं, दिल्ली में जो मेडिकल सर्विसेज में काम करते हैं, दिल्ली में जो अन्य सेवाएं देते हैं, दिल्ली में जो प्रकार के इस प्रकार के बिजनेस में जब जुड़े हैं, जो डे टू डे का संबंध रखता है, उसके कारण से अभी सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत तक ये अभी कुछ नए केसेज आए हैं। तो 2 दिन पहले ही जब पहला केस आया, जब सड़ौदा गांव में एक पुलिस के जवान के कारण से बाद में उसके परिवार के 4 सदस्यों को हो गया, तो उसी समय मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी कि हमने अभी इनके आने जाने को बैन करना चाहिए, दिल्ली सरकार को बात करनी चाहिए। कल मेरे एक मित्र का फोन आया था, वो उसका डायग्नोस्टिक सेंटर है दिल्ली में, वो कह रहे थे कि मेरे बंदे को फरीदाबाद से नहीं आने दे रहे। मैंने कहा भैया हमने बंद कर दिया है। उसके पास होम मिनिस्ट्री का भी वो है, तो भी हमने बंद कर दिया है। तो ये जो दिल्ली से, देखिए, एक स्टेज था कोरोना आया विदेशियों से, जहां विदेशी लोग ज्यादा आए वहां आया। दूसरा स्टेज था कोरोना आया जमातियों से, हमारे यहाँ उसके कारण से कोरोना आया मेवात में। और तीसरा स्टेज था कोरोना आ रहा है सर्विस जो प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से, चाहे वो मेडिकल की सर्विस दे रहे हैं, चाहे पुलिस की सर्विस दे रहे हैं, चाहे सब्जी की सर्विस दे रहे हैं। ये तीसरे स्टेज में कोरोना अब उनके माध्यम से आ रहा है और अब सर्विस प्रोवाइडर से हमको सजग रहना होगा और ज्यादा सजगता से काम करना होगा। तो ईश्वर की कृपा भी मानिए, और उतने विदेशी हमारे यहाँ नहीं आए थे, उसके कारण से भी हम बचे। विदेशी बड़े शहरों में ज्यादा आए, और जो और हमारी जो बचत हो गई वो इस कारण से हो गई कि हम, भगवान की कृपा से, मैंने कहा कि हम, हमारा जो ठीक होने का रेशियो वो अच्छा है, हमारी सेहत अच्छी है। हाँ सर, 57% हरियाणा का रिकवरी रेट रहा है इस जी प्रॉब्लम के टाइम। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जी। आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने काफी डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लिए थे किसान की आय, इनकम दुगनी करने के लिए। जी इसलिए आपको काफी स्टेट और नेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी मिले थे। जी और उस 5 सालों के कार्यकाल में, टेन्योर में, जो हमारे किसान भाई थे वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे थे, जी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे जी कि आय एक्चुअली में डबल हो जाएगी। बट इस 2019 के चुनाव के बाद किसानों में वो मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई है। किसान थोड़े डिमोटिवेटेड से लगने लगे हैं इस
इस बात पे कि उनकी आय एक्चुअली में डबल हो पाएगी। तो आपके हिसाब से, आपके नजरिए से क्या किसानों का फ्यूचर रहेगा? क्या ये देखिए ऐसा है कि अंकित भाई, एक तो मैं, आप सब बहुत ही समझदार लोग हैं, आपके माध्यम से मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वो है कि पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, हमारी जो आबादी है उसकी बहुत बड़ी संख्या अब शहरी हो गई है, और इस कोरोना पीरियड में वो बात सबसे ज़्यादा महसूस भी हो रही है कि हम जो अपनी खेती है वो खेती शहरों की ज़रूरतों को लेकर शहरों के चारों तरफ करें। उसको पेरी अर्बन एग्रीकल्चर कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। हरियाणा पूरा का पूरा पेरी अर्बन में आ सकता है। उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हरियाणा को गेहूं उगाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा को धान उगाने की जरूरत नहीं है, सरसों उगाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा डेयरी में आगे बढ़े, पोल्ट्री में आगे बढ़े। हालांकि अभी पोल्ट्री का फार्मर सबसे ज्यादा संकट में है, उसका जिक्र उस समय में नहीं कर पाया था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ, तो उस समय अभी पोल्ट्री वाले सबसे ज्यादा संकट में है बेचारे। रोजाना उनको करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि हरियाणा पोल्ट्री का लीडर है। मेरी बात भी हुई थी, जो स्काई लार्क वाले हैं या ये महिपाल ढांडा जी हैं, इनका भी बड़ा काम है। तो वो बड़े संकट में है। लेकिन रास्ता यही है कि शहरों के चारों तरफ शहरों की जरूरत के लिए खेती, फल की, फूल की, सब्जी की, डेयरी की, पोल्ट्री की, और उसके कारण से शहरों को ये सब चीजें मिलना आसान होगा, किसानों को अधिक पैसा मिलेगा। हमारी टोटल भारत की सारी खेती का 30-40% जो है पेरी अर्बन में चेंज हो सकता है, और जो ही पेरी अर्बन में चेंज होगा तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एक विषय ये है जो बड़ा हो सकता है। एक दूसरा, एक समय जरूरत ऐसी थी कि हमको अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता थी, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए। आज की जरूरत बदल गई है। आज की जरूरत है क्वालिटी उत्पादन की। अब लोगों को हेल्दी चाहिए, अब लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए। क्वालिटी उत्पादन में से पैसा मिलेगा। तो किसानों को भी मार्केट की जरूरतों के हिसाब से जो बाकी इलाका भी बचता है, उस इलाके को अब क्वालिटी उत्पादन पर जाना पड़ेगा। अब उस प्रकार का प्रेशर नहीं रहा है। अब हमारे अन्न के भंडार भरे रहते हैं, तो हम क्वालिटी उत्पादन पर जाएं, हम ऑर्गेनिक पर जाएं, हम हेल्दी नई चीजों को लेकर आए। बहुत सारे अनाज दुनिया में हैं, अभी आ भी रहे हैं, किनिया जैसी बाकी चीजें। तो हम क्वालिटी उत्पादन पर भी आगे बढ़ें। और अपनी तीसरी जो बड़ी बात है इसमें, वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। जब तक डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं आएगी, फार्मर के पास अधिक पैसा नहीं होगा। किसान जो 6 महीने में कमाता है, बिचौलिया उतना 6 दिन में कमाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ाना पड़ेगा, पैकेजिंग को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सब लोग शिमला गए होंगे और शिमला से वापस लौटे होंगे। शिमला से कालका तक आपको हर सामान, हर फ्रूट पैकिंग में मिलेगा। सड़क पर बेचने वाला भी पैकिंग में देगा। लेकिन जो आप चंडीगढ़ से दिल्ली आओगे, ये दुनिया की सबसे बढ़िया फूड एक्सप्रेसवे है। इसको बड़ा मिस कर रहे होंगे आप भी, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 करोड़ का खाना यहाँ हर साल जो है वो बिकता है। और ऐसे ऐसे इतने स्वादिष्ट जो है होटल ढाबे यहाँ पर हैं, बनाने वाले व्यंजन, पराठे बनाने वाले। लेकिन वो जो है, और इतना अच्छा फूड एक्सप्रेसवे और कोई भारत में भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, लेकिन जो है इस पर आपको जो फल, सब्जियां, कीनू, खरबूजे, जो भी कुछ मिलेगा, कुछ भी पैकिंग में नहीं मिलेगा। इसलिए हम वहां नहीं पहुंच पाए। वो हिमाचल जैसा राज्य फ्रूट के कारण से पैकेजिंग पे पहुंच गया। तो इसलिए बहुत सारी चेंजेस हमको ऐसी करनी पड़ेंगी, जिसके कारण से हम ब्रांडेड पर जाएं, पैकेजिंग पे जाएं, डायरेक्ट मार्केटिंग करें। मेरे समय की आपने चर्चा की, एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जब आप कुरुक्षेत्र जाएं तो रामनगर एक जगह है, वहां पर हमारा एक शहद का एक्सीलेंसी सेंटर है। हम वहाँ शहद को प्रोसेस करते हैं और अपना ब्रांड देते हैं। हरियाणा सरकार ने मेरे समय में किसानों का एक ब्रांड रजिस्टर किया था, हरियाणा फ्रेश। हम जो भी हमारे यहाँ शहद जो है प्रोसेस कराता है, उसको हरियाणा फ्रेश का ब्रांड देते हैं, और उसकी हम गारंटी लेते हैं कि ये शुद्ध शहद है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से सरकार ने भी मोहर लगानी पड़ेगी। किसानों के नाम से ब्रांड रजिस्टर करने पड़ेंगे कि इसकी क्वालिटी की हम जिम्मेवारी लेते हैं। तो अब क्वालिटी पे आना पड़ेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग पर आना पड़ेगा, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, शहरों के आसपास शहरों की जरूरत की खेती पर आना पड़ेगा। इस रास्ते से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। डेयरी में भी हमको, अभी हम जो दूध पी रहे हैं ना, आधा पाउडर है।
जो थैली का दूध आता है, और आधा फ्रेश दूध है। हमको फ्रेश दूध की मार्केटिंग पर आ जाएंगे, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। किसानों को भी अपनी डेयरियों के माध्यम से फ्रेश दूध की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग सोनीपत में मैं देख रहा हूँ प्रयोग कर रहे हैं, शीशे की बोतल में वो दूध वगैरह बेचते हैं, न्यूजीलैंड के साथ डेयरी वगैरह उनके प्रयोगों से कर रहे हैं। तो उस नाते से बहुत सारे हमारे पशुओं का दूध उत्पादन भी अभी 6.8 लीटर पर पशु पर डे है, और इजराइल में 30 लीटर है प्रति गाय प्रतिदिन। तो हमको अपनी डेयरी में भी जो दूध उत्पादन की मात्रा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। कई सारी ऐसी चीजें हमने तय की थी। मैंने उस समय एक शब्द दिया था अंकित भैया कि अब खाली खेती से नहीं चलेगा, उद्यमशील खेती करनी पड़ेगी, फैशनेबल खेती करनी पड़ेगी। 5-6 तरह की शिमला मिर्च होनी चाहिए, किसी रंग में तो फंस ही जाएगा। 5-6 कलर की गाजर होनी चाहिए, किसी रंग में तो फंसेगा। 5-6 कलर के टमाटर होने चाहिए। फैशनेबल खेती के प्रति बढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप खेती के साथ लानी पड़ेगी, तब आमदनी बढ़ेगी। परंपरागत से नहीं बढ़ सकती है। क्वालिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, पेरी अर्बन, डेयरी में हमारा उत्पादन बढ़ना, इन सब चीजों से हम बढ़ेंगे। सर, जो हमारे जो सरकार के जो खुद के ब्रांड्स होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे हो पाएगा? मतलब सरकार डायरेक्टली खुद का स्टोर खोल के हर डिस्ट्रिक्ट या हर शहर में सप्लाई करे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके से बनेगा? ऐसा है कि प्रयोग के तौर पर मैंने ये ब्रांड रजिस्टर कराया था, हरियाणा फ्रेश। हरियाणा के किसानों के नाम ये समर्पित है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो भी उनको मान्य करता है, और जो क्वालिटी की गारंटी देता है उसको हम दे देते हैं। अपने भी ब्रांड चलाएं, बहुत लोग चला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो बुरी बात है ना, मैं आपसे साझा कर सकता हूँ कि हमारा खेती का धंधा डीग्लैमराइज्ड हो गया। मेरा एक अनिल संधू नाम का शहद का किसान है, 3 करोड़ का टर्नओवर है, और मैं एक मीटिंग कर रहा था हिसार कृषि विश्वविद्यालय में, टॉप 100 की। उसमें 33 किसान बुलाए हुए थे, 33 साइंटिस्ट थे और 33 अफसर थे। 100वां में था। तो नवराज सिंधु मेरी उस समय जो है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी। तो अनिल संधू ने खड़े होकर नवराज सिंधु से कहा, मैडम मेरी आमदनी आपसे ज्यादा है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। आप सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, लेकिन मैं शहद का किसान हूं। क्यों? क्योंकि मेरे धंधे का आधार नहीं। हमारे यहाँ खेती डीग्लैमराइज हो गई। चपड़ासी की भी शादी हो जाती है, चौकीदार की भी हो जाती है, किसान की नहीं होती। हमने अपने धंधे का आदर फिर से बढ़ाना पड़ेगा। किसानों के धंधे का ये गड़बड़ हुई है। हमने खेती किसानी की तरफ देखना उस प्रकार से शुरू कर दिया। लड़की भी सबसे पहले कहती है कि मैं खेती वाले से शादी नहीं कराऊंगी। सर हमारे बीच में सर भारत सर हैं मीडिया से। सर आपके सर ने बताया काफी करीबी भी हैं सर, तो मैं सर से चाहूंगा कि अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं सर। सर अभी आप अनम्यूटेड नहीं है, एक बार अनम्यूटेड नहीं। भारत भूषण जी बोल तो रहे हैं लेकिन अनम्यूटेड होकर बोल रहे हैं। अनम्यूट आवाज अब आ रही है। हाँ जी सर अब आ रही है, आप बोल सकते हो। भारत जी की आवाज आई नहीं अभी भी। अनम्यूट तो हो गए लेकिन आपकी आवाज थोड़ी बढ़ाइए। भारत जी, जहां से आपकी आवाज बढ़ती है वहां से बढ़ाइए। सर ईयरफोन्स निकाल लीजिए एक बार, अगर ईयरफोन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो। हाँ अब आइए। हेलो, हाँ बोलिए भारत जी, बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है सर? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। हाँ धनखड़ जी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। जी सर, जी और थैंक यू। ज्यादातर पॉलिटिशियन इतना नहीं कर पाते, मैंने भी देखा है, क्योंकि अब ये राजसी लगभग महामारी 100 साल के बाद आई है धनखड़ जी। जी 18 की बात करते हैं ज्यादातर लोग जो है। जी तो मैं भी पिछले 1 महीने से खाना वितरित करने में लगा हुआ हूँ चटेला धाम के जो मानते हैं उनके साथ। जी मैं और पीतम्बर जी खाना वितरित करते हैं जी। राजेंद्र दास जी के साथ। जी 700 आदमी का सुबह, 700 का शाम को। बहुत अच्छा। आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। और इसके बीच में धनखड़ जी मेरा तो एक यही है कि जैसे बहुत अच्छा चल रहा था झज्जर में जी, अब 7 मरीज हो गए। कुछ आप ऐसा संदेश देना चाहें कि लोग और थोड़े से चौकन्ने हुए, कोई
क्योंकि देखिए मैं तो दुकानदार यही भाई हैं। कहूंगा कि जो भी भाई दिल्ली में काम करते हैं उनसे प्रार्थना है या तो दिल्ली ठहर जाएं या जब तक बीमारी है हरियाणा ठहर जाएं छुट्टी लेके, आना जाना ना करें। जो भी भाई पुलिस में हैं, जो भी भाई मेडिकल सर्विसेज में हैं, जो भी भाई डॉक्टरों के ड्राइवर हैं, जो भी भाई ऐसे कामों में हैं जहां कहीं ना कहीं वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, छुपी हुई बीमारी है, उनको भी नहीं पता। इसलिए ऐसे सब भाइयों से प्रार्थना है कि वो एक स्थान का चयन कर लें, या तो इस पूरे समय में दिल्ली में रहें या पूरे समय के लिए अपने घर में रहें। ये आना जाना जो है वो बीमारी का आना जाना साथ में हो रहा है। Yes. और इससे अपने परिवार में जो जिनको सबसे अधिक वो प्यार करते हैं उनको भी बीमारी दे जाते हैं। अब सड़ोदा का जो सिपाही आया वो थोड़ी चाहता होगा उनकी बेटी को हो जाए, उनकी पत्नी को हो जाए, उनके माँ पिता को हो जाए, छुपी हुई बीमारी में से पता नहीं। इसलिए चयन हम यही चाह रहे हैं, सरकार ने भी यही आग्रह किया है कि जो भी दिल्ली काम करते हैं या तो इतने दिनों के लिए दिल्ली ठहरे या अवकाश सरकार उनको दे देवे, वो हरियाणा में ठहरे। आना जाना जो है वो बीमारी को नए सिरे से फैला रहा है। जो बीमारी रुक गई थी, ठहर गई थी, ग्रीन जोन जो है फिर से रेड जोन में बदल रहे हैं। ठीक है जी, धनखड़ जी धन्यवाद। अंकित आपका कोई प्रश्न है? अब ठीक है अंकित जी, मुझे लगता है चर्चा काफी लंबी हो गई है। किसी और दूसरी मौके पर किसी और मुद्दे को लेकर। हाँ जी, हाँ जी सर काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके सर। ऐसे ही हम चाहेंगे सर आप फिर हमारे बीच में दोबारा सर जब भी टाइम मिले सर आए सर। मुझे भी Thank you so आप much. सबसे युवाओं से बात करके बहुत अच्छा लगा है। और जो भी आपके सुझाव होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे 9215759163। हम सर एक रिसर्च पेपर बनाएंगे सर, वी विल मेल टू यू सर। थैंक यू, प्लीज थैंक रिपीट यू, द नंबर थैंक यू। सर, प्लीज रिपीट द 9215759163 और dhankar.op@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है। और @dhankar.op ये मेरा फेसबुक पेज है। तो कहीं भी आप टच में रहिए, है ना। इसी पर dhankar.op पर ही जो है मेरा ट्विटर अकाउंट भी है। तो आप जब भी जहाँ भी टच में रहें बहुत अच्छा लगेगा। सबको नमस्कार। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल हमारी टाइम। तरफ से भी सर सबको शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। ओके धन्यवाद।